हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तो प्लीज़ दोस्तों, कहानी शुरू होते ही वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अब आगे, अध्याय 131, उपहार छाता, दूसरा अद्यतन। ये सुनकर कि वह इस जीवन में भी अपनी बेटी से मिल सकती है और उसकी बेटी अच्छी तरह से रह रही है, बूढ़ी दादी बहुत खुश हुई और उसने सलाह को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। धन्यवाद गुरुजी, मैं समझ गया। उसी समय सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, डिंग। 3% विश्वास मूल्य प्राप्त हुआ। बूढ़ी दादी को इस तरह देखकर चूजिन ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था और मुस्कुराया, आपका स्वागत है, मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। गुरुजी, आपकी रीडिंग बहुत सही थी, मुझे आपका कितना देना है? लीजिए, मैं आपको पैसे देती हूँ, उसने अपने नीले बैग से एक पुराना धुला हुआ पर्स निकालते हुए कहा। चूजिन ने देखा कि बैग में चमकदार बुद्ध मोतियों की एक माला भी थी। चूजिन को दिल में एक अस्पष्ट पीड़ा महसूस हुई। बुढ़िया, मैं देख रहा हूं कि आप बौद्ध हैं और बौद्ध संप्रदाय कर्म के सिद्धांत का प्रचार करता है, जिसके अनुसार संसार की हर चीज कार्य कारण से उत्पन्न होती है। जब कर्म बंद बनते हैं तो चीजें अस्तित्व में रहती हैं और जब वे विलीन हो जाते हैं तो चीजें समाप्त हो जाती हैं। आज यहाँ आपका मुझसे मिलना भी एक प्रकार का भाग्य है। क्या धन के बारे में बात करना भाग्य शब्द का अनादर नहीं होगा? कृपया अपना धन अपने पास रखें। बूढ़ी दादी को पता था कि आज उसकी मुलाकात एक दयालु आत्मा से हुई है और उसने कांपते हाथों से पर्स को वापस अपने बैग में रख लिया और बहुत भावुक होकर बोली, दयालु लड़की, धन्यवाद, बुद्ध तुम्हें आशीर्वाद देंगे। ये लड़की न केवल गोरी थी बल्कि दयालु भी थी। बूढ़ी दादी का विदा होता हुआ रूप थोड़ा अकेला लग रहा था और सूरज की रोशनी ने उसकी परछाई को जमीन पर बहुत लंबा फैला दिया था। चूजिन भावुक हो गई और उसने काफी देर तक उस बूढ़ी महिला की आकृति को देखा, जब तक कि वह भीड़ में गायब नहीं हो गई। मेज पर बिखरे टैरो कार्ड इकट्ठा करने के लिए नीचे देखते हुए उसने पाया कि बूढ़ी दादी ने अपना रूबी पेंडेंट वहीं छोड़ दिया था। चूजिन ने पेंडेंट उठाया और छोटी लड़की से कहा, पेंग जी, मेरे लिए इस जगह का ध्यान रखना, मैं ये पेंडेंट उस दादी को वापस करने जा रहा हूँ। छोटी लड़की ने समझदारी से सिर हिलाया, अपनी गोलमटोल छाती को थपथपाते हुए एक छोटी वयस्क की तरह आश्वस्त करते हुए कहा, आगे बढ़ो, यहाँ चीज़ों को देखने का काम पेंगे पर छोड़ दो। छोटी लड़की की प्रतिक्रिया सुनकर चूजिन तेजी से उस दिशा में दौड़ा जहां बूढ़ी दादी गई थी। बूढ़ी महिला, कृपया रुको। सौभाग्य से बूढ़ी महिला बहुत फुर्तीली नहीं थी और एक मोड़ मोड़ते ही चूजिन ने उसे पकड़ लिया। चूजिन को पकड़ते देख बूढ़ी दादी ने घबराहट में पूछा, मालिक, यह क्या है? बूढ़ी दादी की उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखते हुए चूजिन ने पेंडेंट उसके हाथों में थमा दिया। बूढ़ी औरत, आप अपना पेंडेंट पीछे छोड़ आईं। बूढ़ी दादी एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उन्होंने जानबूझकर पेंडेंट वहीं छोड़ दिया था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चूजिन उसे वापस लाएंगे। जो कोई भी उस पेंडेंट को देखता वह उसे पाने की इच्छा रखता, उसे अपना बनाना चाहता, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये युवा लड़की अपवाद थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है याददाश्त कमज़ोर होती जाती है। मुझे माफ़ करना कि मैं आपको एक अतिरिक्त काम से परेशान कर रहा हूँ गुरुजी। चूजिन ने उसके कान के पास बाल पीछे किए और हल्के से मुस्कुराया, कोई परेशानी नहीं है, अपना ख्याल रखना। बुढ़िया, मुझे जाना है। तभी बूढ़ी दादी ने देखा कि यद्यपि वह युवा लड़की उन्हें पकड़ने के लिए इतनी दूर तक दौड़ी थी, फिर भी वह तरोताजा और शांत दिख रही थी तथा उसके चिकने पीले माथे पर पसीने का एक भी निशान नहीं था। मालिक, रुको। बूढ़ी दादी ने हाथ बढ़ाया और चूजिन की कलाई पकड़ ली। चूजिन रुकी और अपना सिर घुमाया। क्या बात है बूढ़ी औरत? बूढ़ी दादी ने आसमान की ओर देखा, आंखें मूंद लीं और फिर अपने नीले बैग से एक पीले कागज में लिपटा छाता निकाला और चूजिन को देते हुए कहा, मालिक, बाद में बारिश हो सकती है, ये छाता रख लीजिए। चूजिन ने भी आसमान की ओर देखा, उसे साफ नीले आसमान के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया, जिससे ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश होने वाली है। इसे रख लो। बूढ़ी दादी ने चूजिन के हाथों में छाता थमाते हुए जिद की। इसकी कोई खास कीमत नहीं है, बस उम्मीद है कि तुम इसे तुच्छ नहीं समझोगे। बूढ़ी दादी को इस तरह देखकर चूजिन ने मना नहीं किया। धन्यवाद बूढ़ी महिला, मैं अब जा रहा हूँ। बूढ़ी दादी मुस्कुराई और सिर हिलाया, हम अपना ख्याल रखना मास्टर। वे दोनों एक दूसरे की ओर पीट करके विपरीत दिशाओं में मुड़ गए। जैसे ही चूजिन ने छाता पकड़ा, उसे अपनी हथेली में एक ठंडी सनसनी महसूस हुई जो बहुत आरामदायक थी। चूजिन रुकी और अपना सिर घुमाया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बूढ़ी दादी की आकृति भीड़ में घुल मिल गई थी और नजरों से ओझल हो गई थी। ये छाता साधारण छातों से अलग लग रहा था। और क्या आज सचमुच बारिश होगी? चूजिन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, अपने विचारों को इकट्ठा किया और चौराहे की ओर चल पड़ी। जिन जी, तुम वापस आ गई। चूजिन को वापस आते देख छोटी लड़की ने तुरंत अपनी बाहें फैला दी और खुद को उसकी ओर फेंक दिया। रोटी भी जमीन से उठ खड़ी हुई। इस बार उसने कोई नाटकीय हरकत करने की हिम्मत नहीं की, बस चूजिन की तरफ अपनी पूंछ हिलाई। दृश्य ऐसा था मानो वह सैकड़ों वर्षों से गायब हो गई हो।
तारानकन तारानकन। अन्यत्र राजधानी शहर में एक सैन्य परिसर में। सोंगे झांग जिजुन अपने हाथ में कागज का एक टुकड़ा लेकर घर में भागा, बहुत उत्साहित दिख रहा था। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। अध्याय 132। ये चू परिवार की युवा मिस निकली। तीसरा अपडेट। पहुंचने से पहले उनकी आवाजें आगे तक पहुंच गईं। कमरे के अंदर सोंग शिकिन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी और अपने हाथ में पकड़े हुए ताश के पत्तों को एक किताब के नीचे रख दिया। इसके साथ ही एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा हिंसक ढंग से खुल गया। भाई सोंग, मुझे पता चल गया है। झांग जिजुन ने बड़े उत्साह से अपने हाथ में पकड़ा हुआ कागज सोंग शिकिन की मेज पर पटक दिया। ये सुनकर सोंग शिकिन ने धीरे से दस्तावेजों के ढेर से अपनी नज़र उठाई। तुम अपनी इस जल्दबाजी को कब सुधारोगे? अपने आप को देखो, तुम में जरा भी सैनिक जैसी शक्ल नहीं दिखती। बड़े भाई, भाई सोंग। झांग जिजुन ने एक कुर्सी खींची और सोंग शिकिन के सामने बैठ गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कोई खजाना पा लिया हो। भाई सोंग, आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि मैंने क्या खोज निकाला है। झांग जीजुन एक कठोर चेहरे वाला सैन्य अधिकारी था, जिसने पिछली बार शांगटियन क्लब में सोंग शिकिन के साथ एक मिशन को अंजाम दिया था। वह बिल्कुल भी काले रंग का नहीं था, बल्कि बिल्कुल विपरीत था, बहुत पीला, स्पष्ट और स्पष्ट चेहरे वाला, बिल्कुल भी सैनिक जैसा नहीं। सोंग शिकिन को उसकी परवाह नहीं थी और उसने अपनी आंखें नीची करके दस्तावेजों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। अरे भाई सोंग, झांग जिजुन ने सोंग शिकिन के हाथ से दस्तावेज छीन लिए और रहस्यमयी अंदाज में कहा, क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते कि मुझे क्या पता चला है? सोंग शिकिन ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में उत्तर दिया, रुचि नहीं है और जानना भी नहीं चाहती। बोलते हुए उन्होंने झांग जिजुन के हाथ में रखे दस्तावेजों की ओर हाथ बढ़ाया। झांग जिजुन एक पंचर गेंद की तरह पिचक गया। भाई सोंग, तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो। तुम्हारे जैसे किसी से बात करने में कोई मज़ा नहीं है। याद है वो लड़की जिसने पिछली बार डिक को काबू करने में हमारी मदद की थी? मुझे उसकी पहचान पता चल गई है। सोंग शिकिन की आंखें गहरी हो गईं और उसके मन में एक मुस्कुराती हुई सुंदरता की छवि उभरने लगी। वह कौन है? सोंग शिकिन ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उसकी गहरी निगाहें अच्छी तरह से छिपी हुई थीं। उसकी चुंबकीय आवाज़ लगभग सामान्य लग रही थी। झांग जिजुन ने मुश्किल से निगलते हुए कहा, भाई, जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम निश्चित रूप से विश्वास नहीं करोगे। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं भी प्रतिक्रिया देने में काफ़ी समय लिया तथा बार बार इसकी पुष्टि की। उसके बाद ही उन्होंने जो जानकारी उजागर की थी उस पर विश्वास करने का साहस किया। सोंग शिकिन को उसके साथ अंदाज़ा लगाने का कोई शौक नहीं था। उसने मेज़ पर अपनी उंगली थपथपाई और सीधे मुद्दे पर आ गया, बोलो। भाई देखो, ये वह जानकारी है जो मुझे मिली है। झांग जिजुन ने मेज पर रखे श्वेत पत्र को सोंग शिकिन को सौंपते हुए उत्सुकता से कहा। मैंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि वह असल में चू परिवार की युवा कुमारी है। वह असल में चू परिवार की युवा कुमारी है। मेरा मतलब है, जिसके बारे में अफवाह है कि वह बेकार है, उसके पास इतनी तेज़ रणनीति और इतनी उच्च बुद्धि कैसे हो सकती है? ये तो बहुत ही अवैज्ञानिक है। सोंग शिकिन ने अपने हाथ में लिए सफ़ेद कागज़ को गौर से देखा। उसकी आंखों में स्याही जैसा रंग और भी गहरा होता जा रहा था, क्योंकि उसने बिना कुछ कहे अपने होठों को भींच लिया था। आप क्या सोचते हैं, भाई सोंग? क्या आप भी हैरान हैं कि आपने पिछली बार डिक को हराने के लिए एक बेकार व्यक्ति के साथ हाथ मिला लिया था? झांग जिजुन ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा और बोलना जारी रखा। इससे मेरा विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से टूट गया। इतनी चतुर छोटी लड़की के बारे में यह अफवाह कैसे फैल सकती है कि वह बेकार है? चू जिन। सोंग शिकिन ने कागज़ पर अपना नाम देखा। उसके होठों के कोने पर एक सूक्ष्म वक्र खींच रहा था। एक लंबे विराम के बाद सोंग शिकिन ने झांग जिजुन की ओर देखा। उसकी आवाज़ गहरी थी, ऐसा लगता है कि आप उसमें बहुत रुचि रखते हैं। झांग जिजुन सोंग शिकिन के शब्दों के निहितार्थ से कुछ हद तक भ्रमित था। उसने अपना सिर खुजलाया और बिना सोचे समझे जवाब दिया, क्या रुचि? कुछ नहीं। सोंग शिकिन ने अपनी नज़रें हटा लीं और भावशून्य होकर कहा, क्या कुछ और है? नहीं। झांग जिजुन कुछ हद तक हक्का बक्का रह गया, और कुछ नहीं है। सोंग शिकिन ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, तो मुझे कुछ काम है। बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद करना याद रखना। शुक्रिया। झांग जिजुन। तो क्या उन्हें बर्खास्त किया जा रहा था? अरे एक मिनट रुको। भाई सोंग को ये खबर सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? अचानक उस पर हार का एहसास छा गया। अनिच्छा से झांग जिजुन कमरे से बाहर चला गया, अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया, और जैसे ही बाहर निकला अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और दूर से बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई दी। आसमान से बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगीं। झांग जिजुन ने मन ही मन कोसा, धिक्कार है, क्या कुछ देर पहले मौसम ठीक नहीं था? अध्याय 133। जिज्ञासा। चौथी घड़ी। कदमों की आहट धीमी और धीमी होती गई। बाहर की आवाज़ें सुनकर सोंग शिकिन को पता चल गया कि झांग जिजुन चला गया है। तभी उसने अपने हाथ में रखे दस्तावेज नीचे रखे और एक किताब के नीचे से वह अजीब कार्ड निकाला।
वह अपनी कुर्सी पर आलस से पीछे की ओर झुक गया, उसकी लंबी टांगें मेज पर टिकी हुई थीं, एक सहज भावभंगिमा जिससे उसकी प्रभावशाली उपस्थिति का आभास हो रहा था। उसकी स्पष्ट उंगलियां एक कार्ड से खेल रही थीं, उसकी नाजुक आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उनकी गहराई में काली परछायां घूम रही थीं। ये कार्ड अजीब था। सामने का हिस्सा गहरे तारों की रोशनी से सजा हुआ था, जो एक प्राचीन और रहस्यमय आभा बिखेर रहा था। हालांकि दूसरा पक्ष पूरी तरह से खाली था, सफेद कागज की शीट से भी अधिक साफ। आखिर वह वास्तव में कौन थी? वह उस दिन क्लब हाउस में क्यों आई थी? और उसने डिक को कैसे पहचाना, जो वेटर के वेश में था? और क्या ये संयोग नहीं था कि उसे डिक ने बंधक बना लिया था? क्या वह सचमुच चू परिवार की युवा कुमारी थी? और एक साधारण कार्ड उसके हाथों में इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे प्रदर्शित कर सकता है? इसके अलावा उन सभी अफवाहों का क्या? इतनी आकर्षक और बुद्धिमान महिला को बेकार कैसे कहा जा सकता है? क्या ये सचमुच उसका सुरक्षा कवच था या कुछ और भी था? ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाला सिपाही, जो कि एक कठोर व्यक्ति था, पहली बार एक युवती के प्रति अत्यधिक आकर्षित हुआ। दस्तक, 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 दरवाजे पर लगातार दस्तक ने सोंग शिकिन की सोच को बाधित कर दिया। उसने जल्दी से अपने पैर पीछे खींच लिए और कार्ड को किताब के नीचे छिपा दिया तथा सीधा बैठ गया। अंदर आएं, सबसे छोटे, क्या तुम व्यस्त हो? सोंग युआन मुस्कुराते हुए शतरंज की बिसात लेकर अंदर आया। पिताजी, सोंग शिकिन अपनी सीट से उठे जब उन्होंने देखा कि यह कौन है। आप यहाँ हैं। सोंग युआन ने शतरंज की बिसात मेज पर रख दी। यदि आप ज्यादा व्यस्त नहीं हैं, तो पिताजी के साथ खेलने क्यों नहीं आते? जैसे ही उसने यह बात कही, सोंग युआन ने जल्दी से बोर्ड पर एक काला पत्थर रख दिया। ठीक है। सोंग शिकिन सीधा हुआ और बोर्ड पर रखने के लिए एक सफ़ेद पत्थर उठाया। एक मिनट रुको, मानो कुछ याद आ रहा हो। सोंग युआन ने बोर्ड से 2 मोहरे उठाए और उन्हें कटोरों में वापस रख दिया, उनके कटोरों की स्थिति बदलते हुए। चलो, हम लोग बारी बारी से। मैं सफ़ेद मोहरे का इस्तेमाल करूंगा, तुम काला मोहरा इस्तेमाल करो। चलो, पहले ही तय कर लेते हैं। ठीक है। तुम मुझ पर आसानी से नहीं चल सकते, छोटे बदमाश। सोंग शिकिन ने अपनी नाक को छुआ। पिताजी, क्या आप इसे गंभीरता से ले रहे हैं? बिल्कुल। तुम्हें आज मेरे साथ कुछ गंभीर खेल खेलने होंगे और मुझे बताना होगा कि एवलांच का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाता है। मुझे किसी दिन उस युवा लड़की को बुरी तरह पीटना होगा। एवलांच एक गो गेम ओपनिंग का नाम है। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह पहाड़ से नीचे गिरते हिमस्खलन जैसा दिखता है। हालांकि इसकी उच्च जटिलता के कारण कुछ ही गो खिलाड़ी एवलांच खेलना पसंद करते हैं। यदि वह हिमस्खलन में निपुण हो जाता, तो वह निश्चित रूप से उस युवा लड़की को प्रभावित कर लेता और उस बूढ़े व्यापारी को उसका मजाक उड़ाना बंद करवाओ। तो सोंग शिकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप अपने जोड़ीदार से मिल चुके हैं? सोंग युआन ने गुस्से से कहा, क्या ये सच नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने मुझे पीटा वह एक किशोरी है। क्या ये गलत नहीं है? सोंग शिकिन ने धीरे से बोर्ड पर एक पत्थर रखा। हो सकता है कि वह एक पेशेवर खिलाड़ी हो। आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैंने चारों ओर पूछा। उस लड़की ने अभी अभी हाई स्कूल में अपना अंतिम वर्ष शुरू किया है, वह कोई पेशेवर खिलाड़ी नहीं है। ओह, सोंग शिकिन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक झलकी। क्या सच में? अगर वह पेशेवर खिलाड़ी नहीं है और फिर भी तुम्हें हरा देती है, तो उसे सचमुच कम नहीं आंका जाना चाहिए। सोंग युआन के गो कौशल वास्तव में बुरे नहीं थे। एक शौकिया उत्साही के रूप में किसी के लिए उसे हराना दुर्लभ था। बिल्कुल, वह लड़की बहुत ही जबरदस्त है। ये पहली बार है जब मैं किसी युवती से मिला हूं जो गो में इतनी अच्छी है, सोंग युआन ने आगे कहा। मैंने उसके सामने तुम्हारी बढ़ाई की थी और दावा किया था कि तुम उसे जरूर हरा सकते हो। तुम मुझे उस बूढ़े व्यापारी और उस लड़की के सामने बेइज्जत नहीं होने दे सकते। सोंग शिकिन ने हंसते हुए कहा, पिताजी, एवलांस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात समझ सकते हैं। जल्दबाजी से सफलता नहीं मिलेगी। सोंग युआन ने थोड़ा नाराज होते हुए दूसरा पत्थर रखते हुए कहा, बस मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा है, मुझे बस इतना ही चाहिए। अगर तुम इसे सीख सकते हो, तो क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बूढ़ा आदमी नहीं सीख सकता? सोंग युआन ने सोंग शिकिन की ओर देखा और अपने दिल में तैयार किए गए शब्दों का अभ्यास किया। वह ऐसे बोला जैसे गुजर रहा हो। वैसे, इस यात्रा के दौरान क्या तुमने अन्य बातों पर विचार किया है? हर समय घर में दुब के रहना बंद करो। एक युवती की तरह घर की दहलीज से बाहर कदम न रखो। सोंग शिकिन सोंग युआन के शब्दों के निहितार्थ को समझ गया और उसने चतुराई से मुद्दे को टाल दिया। देखिए पिताजी, आप कैसे बात कर रहे हैं? क्या मैंने अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े डिक को नहीं पकड़ा है? मेरे पास सैन्य सामान का ढेर है ना? सोंग युआन ने थोड़ा दुखी होकर कहा, सेना, आप अपने मामलों के बारे में कब सोचेंगे? इस दर पर वह अपने पोते को कब गोद में ले पाएंगे? अनभिज्ञता जताते हुए सोंग शिकिन ने जवाब दिया, मेरी अपनी समस्याएं। पिताजी, क्या मैं स्वस्थ नहीं हूं? मुझे क्या हो गया है? मेरे साथ बेवकूफ़ी का नाटक करना बंद करो।
सोंग युआन ने चिढ़कर कहा, तुम पहले से ही 29 साल के हो, 19 नहीं। अन्यत्र 29 वर्षीय व्यक्ति की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, लेकिन उनके 29 वर्षीय बेटे की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। इसके अलावा उसने किसी लड़की का हाथ भी नहीं छुआ था, एक 29 वर्षीय कुंवारी लड़की। अगर वे इसे सुनेंगे तो कौन इस पर विश्वास करेगा। अध्याय 134। चित्र में दिख रहा व्यक्ति स्वर्ग से परे का एक दिव्य प्राणी। पहला अद्यतन। सोंग शिकिन ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा, उसका मन पूरी तरह शतरंज की बिसात पर केंद्रित था। सोंग युआन ने धीरे से आह भरी, उसका स्वर कुछ नर्म हो गया। तुम्हारी माँ और मैं उन लोगों में से नहीं हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह करते हैं। जब तक व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, वही काफ़ी है। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है तो उसे अपनी माँ और मेरे पास वापस ले आओ ताकि हम उसे दिखा सकें। यहाँ तक कि अगर वह किसी लड़के को भी वापस लाता तो वह उसे स्वीकार कर लेता, लेकिन इस बच्चे में क्या गलत था जो उसे स्वीकार नहीं कर पाया? क्या सचमुच उसके साथ कोई समस्या हो सकती है? सोंग युआन अकारण थोड़ा चिंतित था। पिताजी, इन कामों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मेरे पास अपनी मर्यादा है। उसने शतरंज का एक मोहरा धीरे से बोर्ड पर रखते हुए कहा, मानो स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका नियंत्रण हो। पिताजी, शतरंज खेलते समय आपका ध्यान भंग नहीं हो सकता, आप हार चुके हैं। सोंग युआन ने परेशान होकर शतरंज के मोहरों को उलट पलट कर कहा, चलो फिर से शुरू करते हैं, ये खेल गिनती में नहीं आता। तारांकन तारांकन। दूसरी ओर चू जिन ने आकाश में परिवर्तन देखा और तुरंत ही उस वृद्ध महिला द्वारा दिया गया छाता निकाल लिया तथा छाते के बाहरी भाग पर लगे पीले कागज को हटाकर छाते के नीचे का शुद्ध सफेद भाग प्रकट किया। सफेद और लाल रंग का मेल विशेष रूप से आकर्षक था। यह एक बहुत ही क्लासिकल ऑयल पेपर छाता था जिसके हैंडल पर एक लाल डोरी बंधी हुई थी और उससे एक रसीला ओसयुक्त जेड पेंडेंट लटका हुआ था। चू जिन ने बिना किसी जल्दबाजी के छाता खोला और गहरे लाल बेर के फूलों के गुच्छे तुरंत उस पर खिल गए, मानो लाल बेर बर्फ में रौंदे गए हों। विशेष रूप से आंख को लुभाने वाला। वाह जिन, ये छाता बहुत सुंदर है, तुमने इसे कहाँ से खरीदा? छोटी लोलिता ने कहा, उसकी आंखों में सितारे थे। चू जिन नीचे झुका और छोटी लोलिता को छाता देते हुए बोला, रुको, बारिश होने वाली है। ये शब्द पड़ते ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। कुत्ता जल्दी से मेज के नीचे शरण लेने के लिए भागा। जिन, चलो इसे एक साथ पकड़ते हैं, छोटी लोलिता ने पंजों के बल खड़े होकर कहा, छाता ऊंचा उठाते हुए, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद यह अभी भी चू जिन के सिर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबा नहीं था। चू जिन नीचे झुका और छोटी लोलिता के गालों को चुटकी काटते हुए बोला, ठीक है, चलो इसे साझा करते हैं। चू जिन ने छोटी लोलिता को उठाया और एक कुर्सी पर बैठ गई। लोलिता उसकी गोद में छाता पकड़े बैठी थी। एक वयस्क और एक बच्चे के रूप में उनका आपसी संवाद असाधारण रूप से सामंजस्यपूर्ण था। एक की भौहें सुंदर थीं और रंग जेड जैसा था, जबकि दूसरी कोमल, प्यारी और मासूम थी। वे किसी पेंटिंग की आकृतियां जैसे लग रहे थे, दिव्य प्राणियों की तरह अलौकिक। वे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थे और दृश्य आंखों को प्रसन्न करने वाला था। व्यस्त यातायात और शहर की रोशनी की चमक पृष्ठभूमि में बदल गई थी। कुत्ता मेज के नीचे लेटा था, उसका सिर उसके रोएदार पंजों पर टिका हुआ था और वह कभी कभी उन दोनों को घूरते हुए रोता हुआ बहुत ही प्यारा सा मूर्ख लग रहा था। जिन, छोटी लोलिता ने छाते के हैंडल पर लगे जेड पेंडेंट से खेलते हुए पूछा, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं तुम्हारी माँ बनूं? तुमने मुझे मना क्यों किया? इस पर छोटी लोलिता अभी भी कुछ हद तक निराश महसूस कर रही थी। उसके पिता इतने सुंदर और उत्कृष्ट थे, जिन कैसे प्रभावित नहीं हो सकते थे? जिन अंधे नहीं थे। क्या जिन ने तुम्हें नहीं बताया? जिन की पहले से ही एक मंगेतर है, लेकिन मेरे डैडी वाकई बहुत खूबसूरत हैं और वो तुम्हारे मंगेतर को जरूर हरा देंगे। जिन, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक अच्छा पक्षी घोंसला बनाने के लिए पेड़ चुनता है? उसने जिद करते हुए कहा। चू जिन ने चिढ़ाते हुए कहा, वाह वाह वाह, पेंग के मुंह से यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अच्छा पक्षी घोंसला बनाने के लिए पेड़ चुनता है। ये सही है। छोटी लोलिता ने गर्व से अपना सिर ऊंचा उठाया, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। चू जिन ने अपनी थोड़ी छोटी लोलिता के सिर पर टिका दी और आगे की ओर देखने लगी। यह बारिश कब तक चलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अप्रत्याशित रूप से उस बूढ़ी महिला की भविष्यवाणी सच हो गई। बारिश लगातार होती रही, यहाँ तक कि तेज हवा के झोंके से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें छाते पर गिरती रहीं, लेकिन पानी की एक बूंद भी उनके कपड़ों पर नहीं पड़ी। उनके नीचे का कंक्रीट सूखा रहा। बारिश बहुत तेज हो रही है। एक तीखी पतली महिला की आवाज़ अचानक हवा में गूंजी, मानो बंद स्वर तंत्रियों से निकलकर आए हो, अरे छोटी बच्ची, इतनी तेज बारिश में तुम अंदर आकर शरण क्यों नहीं ले लेती? अध्याय 135। सम्राट से उपाधि मांगना। रात्रि का दूसरा प्रहर। चू जिन ने अवचेतन रूप से ऊपर देखा और पाया कि जो व्यक्ति आ रहा था वह एक असाधारण युवा महिला थी। वह बहुत लंबी थी, उसका पतला और सुंदर शरीर काले रंग की पोशाक में लिपटा हुआ था। उसकी आकृतियां चमकदार और सुंदर थीं, बड़ी आंखें,
ऊंची नाक, व्याकार का चेहरा और नुकीली ठोड़ी, जो तथाकथित सांप आत्मा चेहरे का आभास देती थी। हालांकि वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उन मोहक आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। सौभाग्य से उसकी भौहें और आंखें दयालु लग रही थीं, और उसके चारों ओर एक हल्की बैंगनी आभा थी, जो ये बताती थी कि उसने अवश्य ही कई अच्छे कर्म किए होंगे। ये स्पष्ट था कि वह एक ऐसी महिला थी जिसे उसके पुण्य कार्यों से आशीर्वाद मिला था। ऐसे लोगों की उपस्थिति में चू जिन हमेशा उनके साथ शिष्टाचार से पेश आते थे। नमस्ते मैडम, चू जिन ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। उसके मुंह के कोनों पर 2 उतले गड्ढे दिखाई दिए। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं बैठ जाऊं? महिला ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, हालांकि जवाब मिलने से पहले ही वह चू जिन के सामने वाली सीट पर बैठ चुकी थी। छोटी लड़की ने चू जिन की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाया, जिन, मुझे यह आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है, इनसे बहुत बुरी गंध आती है। छोटी लड़की की आवाज़ शांत नहीं थी। महिला निश्चित रूप से उसे सुन सकती थी। चू जिन ने छोटी बच्ची की पीठ थपथपाए और महिला से क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराया, मुझे माफ़ करना, बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं पता। कृपया इसे दिल पर मत लेना। इस पर ज़रा भी ध्यान न देते हुए महिला मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, बच्ची बहुत प्यारी है। क्या वह आपकी बहन है? चू जिन बोलने ही वाला था, लेकिन छोटी लड़की ने पहले ही बोल दिया, आंटी, वह मेरी मम्मी है। बोलते हुए उसने चू जिन के चेहरे पर चुंबन किया, जिससे उसका क्षेत्र चिन्हित हो गया। चू जिन, ये किसकी शरारती बच्ची है? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? महिला ने कुछ आश्चर्य से कहा, वह आपकी बच्ची है। इस साल आपकी उम्र क्या है? चू जिन शर्म से मुस्कुराया। महिला भी मुस्कुराए और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कह रही हो, मैं समझ गई, मैं समझ गई, मैं सब कुछ समझ गई। चू जिन, नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें लगता है कि आंटी सुंदर हैं? महिला ने छोटी बच्ची के गाल पर चुटकी काटने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ छोटी लड़की के गाल को छूने वाला था, छोटी लड़की ने महिला की उंगलियों से बचते हुए अपना सिर तेजी से घुमा लिया। और छोटी लड़की ने सीधे सीधे कहा, आंटी, आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं। महिला को गुस्सा नहीं आया, उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही और वह पूछती रही, छोटी बच्ची, क्या तुम जानती हो कि आज इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? क्या इसलिए कि आसमान में एक ड्रैगन उड़ रहा है? कौन सा ड्रैगन? छोटी लड़की की बड़ी बड़ी आंखें घूम गईं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस्टर सन को बहुत गर्मी लग रही है और वे नहाना चाहते हैं, इसलिए बारिश हो रही है। आंटी, आप कितनी अजीब बात करती हैं। क्या सचमुच आकाश में ड्रैगन उड़ रहे हैं? इस आंटी को जरूर कुछ दिक्कत है। एक वयस्क अभी भी मिथकों से ग्रस्त है। 3 वर्ष की उम्र तक वह उनसे बड़ी हो गई थी। ये सुनकर महिला का चेहरा कुछ अप्रिय हो गया। छोटी बच्ची, ये ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन है, तुम्हें पता है, वह जो हवा को बुला सकता है और बारिश को बुला सकता है और 9 स्वर्गों से ऊपर उड़ सकता है। जरा सोचो, अगर ऐसा करने के लिए आकाश में गोल्डन ड्रैगन न होता तो क्या मानवता बहुत पहले ही नष्ट न हो गई होती? आंटी, छोटी लड़की ने महिला की ओर देखा और दोहराया, आप बहुत अजीब बात बोलती हैं। वह वास्तव में ये कहना चाहती थी, आंटी, आप अवश्य ही मूर्ख होंगी, है ना? महिला पूरी तरह से उत्तेजित हो गई और अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। छोटी बच्ची, जरा ध्यान से सोचो, क्या सचमुच आसमान में कोई ड्रैगन नहीं उड़ रहा है? मेरे सवाल का जवाब देने से पहले सोच लो। आसमान में कोई ड्रैगन जरूर उड़ रहा होगा, वरना इतनी तेज बारिश क्यों हो रही होगी? महिला की नज़रें छोटी लड़की पर टिकी थीं, उसका चेहरा अचानक उग्र हो गया। उसकी आंखें और भौहें तत्परता से भरी थीं, और साथ ही आशा की एक हल्की सी किरण भी थी। वह छोटी लड़की के जवाब का इंतजार कर रही थी। चू जिन ने आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। इस औरत का व्यवहार बिल्कुल असामान्य था। क्या आसमान में ड्रैगन का होना उसके लिए वाकई इतना महत्वपूर्ण था? अध्याय 136, एनफोर्समेंट के लिए याचिका। उसे इस तरह देखकर ऐसा लगता है कि यदि छोटी लोलिता ने एक बार फिर उड़ने वाले ड्रैगन के अस्तित्व को नकार दिया तो वह भड़क उठेगी। एक उड़ता हुआ ड्रैगन आकाश में है। चू जिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। जियाओ ड्रैगन शब्द अचानक उसके दिमाग में उभर आया। सभी जियाओ ड्रैगन सच्चे ड्रैगन बनने के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। जियाओ एक विशाल सांप है जो चेतना प्राप्त करने के लिए पहाड़ों में 1000 वर्षों से रह रहा है। ऐसी लोक कथाएं हैं। ड्रैगन में तब्दील होने से पहले एक जियाओ को आकाशीय गड़गड़ाहट और आग के 3 कष्ट सहने पड़ते हैं। बहुत कम जीव इन कष्टों से सुरक्षित बच पाते हैं, और अगर बच भी पाते हैं तो ज़्यादातर अंतिम परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इस अंतिम परीक्षण को जियाओ के लिए जनादेश की मांग के नाम से जाना जाता है। जियाओ के लिए जनादेश की तलाश का अर्थ है कि जियाओ भाग्य के व्यक्ति को खोजने के लिए पहाड़ से नीचे उतरता है। भाग्य के व्यक्ति को जियाओ को ड्रैगन घोषित करने और उसके बारे में अच्छी बातें कहने देना। यदि व्यक्ति कहता है, वाह कितना शानदार ड्रैगन है, जियाओ तुरंत एक स्वर्ण ड्रैगन में परिवर्तित हो जाता है, 9 स्वर्गों से ऊपर उठता है, नीले सागर से होकर गुजरता है, ड्रैगन गेट से छलांग लगाता है और दुनिया में शांति लाता है।
उसके बाद भाग्य के व्यक्ति और उनके वंशजों को ड्रैगन की आभा का आशीर्वाद मिलेगा। वे अनंत सौभाग्य का आनंद लेंगे, कपड़े या भोजन की चिंता से मुक्त रहेंगे और धन और सम्मान में आनंदित होंगे। लेकिन अगर व्यक्ति कहता है, वाह कितना बड़ा सांप है, जियाओ क्लेश में असफल हो जाता है, न केवल एक पल में उसकी 1000 वर्षों की साधना नष्ट हो जाती है, बल्कि स्वर्गीय दाव की सजा के तहत राख की तरह बिखर जाता है। भाग्य का व्यक्ति भी जियाओ के आक्रोश से मौके पर ही मर जाएगा, उनकी आत्मा को पाताल लोक भेज दिया जाएगा और पुनर्जन्म के चक्र में अनंत पीड़ा सहन करनी होगी। उसने एक बार पर्पल थंडर अंतरिक्ष में एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा था कि ड्रैगन में बदलने से पहले एक जियाओ वास्तव में एक विशेष अजीब गंध छोड़ता है। साधारण लोग शायद इसे सूंघ न सकें, लेकिन भाग्यवान व्यक्ति इसे सूंघ सकता है। एक बार जब ये सफलतापूर्वक ड्रैगन में बदल जाएगा तो वह अजीब गंध ड्रैगन की आभा में बदल जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका सामना पौराणिक जियाओ के लिए जनादेश की तलाश से हुआ हो? ये सोचते हुए चू जिन की आंखें कड़ी हो गईं और उसने तुरंत छोटी लोलिता का मुंह ढक दिया, इस डर से कि वह कुछ ऐसा कह देगी जो जियाओ को नाराज कर देगा, जिसके कारण जियो को अपने कष्टों को पूरा करने में असफलता मिली और उनमें आक्रोश पनपने लगा। फिर वह छोटी लोलिता के कान के पास झुकी और ऐसी आवाज में बोली जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे, पेंजी, आंटी को बताओ कि आकाश में एक उड़ता हुआ ड्रैगन है। छोटी लोलिता ने चू जिन को कुछ हैरानी से देखा, हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि चू जिन ऐसा क्यों कह रहा है। चू जिन कितना गंभीर दिख रहा था, ये देखकर आंटी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। इसलिए चू जिन के शब्दों को दोहराते हुए उसने अपना सिर महिला की ओर घुमाया और धीरे से कहा, चाची, आकाश में एक उड़ता हुआ अजगर है और यह बारिश उड़ते हुए अजगर की वजह से है ना? यद्यपि उसने ये कहा, लेकिन वह मन ही मन इस बात पर हंस रही थी कि आंटी कितनी मूर्ख थीं, जिन्हें अपनी उम्र में भी एक बच्चे से दिलासा पाने की जरूरत थी। सचमुच कुछ लोग बहुत चिंताजनक होते हैं। महिला ने खुशी से सिर हिलाया, हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। लो, ये तुम्हारे लिए है। महिला ने अपना छाता मोड़कर अपने सामने मेज पर रख दिया, जो हवा और बारिश के बावजूद सूखा और बारिश से अछूता रहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले वस्त्र पहने वह महिला एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गई। एक लंबी चीख के साथ वह सुनहरी रोशनी से चमक उठी, जिससे शुभता और राजसी शक्ति झलक रही थी। उनके सिर के ऊपर 3 बार चक्कर लगाने के बाद वह लुढ़ककर बादलों के समुद्र में चला गया और शीघ्र ही दृष्टि से ओझल हो गया। छोटी लोलिता दंग रह गई और वाह 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 की आवाजें निकालने लगी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो वास्तव में ड्रैगन है, और यह ड्रैगन बहुत सुंदर है। बारिश रुक गई, हवा बंद हो गई, बादलों के पीछे से सूरज ने डरते डरते झांका, जिससे धरती पर सुनहरी चमक फैल गई, जिससे शांति और स्थिरता का दृश्य उत्पन्न हो गया। बारिश के बाद हवा मिट्टी की ताज़ा प्राकृतिक खुशबू से भर गई थी, जिससे मन हल्का हो गया। मेज पर रखा काला छाता किसी तरह सुनहरे पंखे में बदल गया था। सूर्य की रोशनी में पंखा चमक रहा था। पंखा लगभग एक वयस्क की हथेली के आकार का था और उसके हैंडल से एक छोटा सा सफ़ेद मोती लटक रहा था। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि पंखे का आकार ड्रैगन स्केल जैसा है। चू जिन ने तैल कागज का छाता हटा दिया। छोटी लोलिता तुरंत उससे उतर गई और मेज पर रखे पंखे की ओर बढ़ी। अरे चू जिन, छाता पंखे में कैसे बदल गया? चू जिन भी हैरान था। एक बिल्कुल सही काला छाता सुनहरे पंखे में कैसे बदल गया? तभी पर्पल थंडर स्पेस से जी ने अपनी नींद भरी आंखें मलते और जम्हाई लेते हुए इत्मीनान से कहा, ये जियाओ ड्रैगन का एक उपहार है जो अभी अभी अपने कष्ट से गुजरा है। पंखा ड्रैगन स्केल से बना है। यह पानी और आग को रोक सकता है और मुश्किल क्षणों में आपकी जान बचा सकता है। यह एक दुर्लभ खजाना है। वह ड्रैगन कुछ हद तक कर्तव्यनिष्ठ था। फिर उसने कहा, चू जिन, मैं अपनी झपकी पूरी कर चुकी हूँ, तुम मुझे आगे बढ़ने में कब मदद करोगे? चू जिन ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हें इतनी देर तक सोने के लिए किसने कहा? हम आज रात इस बारे में बात करेंगे। जी ने मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज उठाए और उन्हें तोड़ते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें आज रात बाद में याद दिला दूंगी। चू जिन। छोटी लोलिता ने यह देखकर कि चू जिन ने एक शब्द भी नहीं कहा, अपनी आस्तीन खींची। चू जिन अपने होश में आए और थोड़ा नीचे झुककर छोटी लोलिता के गाल पर चुटकी काटते हुए बोली, यह आंटी की तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये पंखा एक खजाना है और बहुत कीमती है। छोटी लोलिता ने एक पल सोचा, फिर पंखा चू जिन को देते हुए कहा, चू जिन, तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। आखिरकार मेरे परिवार के पास पहले से ही बहुत सारा खजाना है। जैसा कि टीवी पर कहते हैं, इसे कहते हैं किसी का एहसान जीतना। चू जिन द्वारा उसका उपहार स्वीकार करने के बाद वह उसकी हो जाएगी। हालांकि उसे पंखा पसंद था, लेकिन चू जिन उससे भी ज्यादा पसंद था। चू जिन हंसा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ये तुम्हें आंटी ने दिया है। चू जिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आंटी को पता चला कि तुमने उनका तोहफा मुझे दे दिया है तो वह जरूर नाराज हो जाएंगी। अध्याय 137, चौथा पहर।
छोटी लड़की ने अपनी बड़ी पानी भरी आंखें झपकाईं। जिन, क्या वह आंटी अभी अभी गोल्डन ड्रैगन में बदल गईं और उड़ गईं? चू जिन ने सिर हिलाया। हाँ, तो आपको इस पंखे को सुरक्षित रखना होगा। आप इसे भविष्य में किसी और को उपहार के रूप में नहीं दे सकते, अन्यथा आंटी गोल्डन ड्रैगन नाराज हो जाएंगी। गोल्डन ड्रैगन के प्रति अपनी प्रशंसा से प्रेरित होकर छोटी लड़की ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ओह, अब मैं समझ गई। यदि वह इसे अभी नहीं दे सकती, तो वह जिन को देने के लिए तब तक प्रतीक्षा करेगी जब तक जिन उसकी माँ नहीं बन जाती। एक बार जिन उसकी माँ बन गई, तो वह जन भी नहीं रहेगी। इसके अलावा वह कुछ हद तक समझ गई थी कि आंटी गोल्डन ड्रैगन का ड्रैगन में बदल जाना और उड़ जाना जिन से संबंधित था। क्या करें, वह खुद को जिन के प्रति अधिक से अधिक भयभीत पा रही थी। जैसे ही शाम हुई और रोशनी जली, राजधानी शहर में रात का जीवन दिन की तुलना में और भी अधिक व्यस्त हो गया। छोटी लड़की अपनी पालतू रोटी की पीठ पर सवार होकर घर की ओर चली गई, एक छोटे तानाशाह की तरह सड़कों पर घूमते हुए। रास्ते में उसने राहगीरों की कई निगाहें अपनी ओर खींचीं। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका इरादा अच्छा नहीं था, तथा उन्होंने छोटी बच्ची के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी पालतू जानवर के दांतों को देखकर बुरी तरह डर गए और अपनी पूंछें दबाकर भाग गए। रोटी के आमतौर पर ईमानदार और प्यारे रूप से धोखा मत खाए, जब वह क्रोधित होती है तो एक बड़ा आदमी भी डरकर मर सकता है। छोटी लड़की को विदा करने के बाद चू जिन ने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह सड़क के किनारे पहुंची, एक काले रंग की बुगाटी वेरॉन कार उसके ठीक सामने आकर रुकी। अगले ही पल उसका शरीर एक लंबे आदमी की आकृति से घिर गया और तंबाकू की गंध तुरंत उसके नथुनों में भर गई। माफ कीजिए, चू जिन ने बिना सिर उठाए कहा। अंदर आ जाओ। ऊपर से एक ठंडी चुंबकीय आवाज आई। इसमें तानाशाही का संकेत था। वह आवाज कुछ कुछ परिचित सी लग रही थी। चू जिन ने सहज रूप से ऊपर देखा और उसकी नज़र एक तराशी हुई आकृति वाले चेहरे पर पड़ी। ठंडे होंठ लगभग एक रेखा में दबे हुए थे। धुंधली रोशनी उसके ऊपर अहंकार और रहस्य का भाव फैला रही थी। हालांकि चू जिन को खूबसूरत लोगों को देखने की आदत थी, लेकिन वह इस आदमी से अछूती नहीं थी। उसके बगल में जो थोड़ा सा ताज़ा मांस सख्त लोग थे, वे सब महज पृष्ठभूमि बन गए। ये देखकर कि चू जिन चुप रही, मोजिक्सुआन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। उसका हाथ उसकी कमर पर था और कार का दरवाजा खोलकर उसने उसे यात्री सीट पर धकेल दिया। जब तक चू जिन कार में बैठ नहीं गई, तब तक उसे अभी भी घबराहट महसूस हो रही थी। यह आदमी उससे क्या चाहता था? वह अचानक उसे अपनी कार में क्यों खींच लेगा? क्या यह उसकी जान बचाने के लिए उसका बदला चुकाने के लिए था? जी ने अपनी पर्पल थंडर स्पेस में उसकी ठुड्डी को छुआ। जिन, तुम्हारा विश्लेषण सही है। क्या तुम पृथ्वीवासियों में जीवन रक्षक कृपा का बदला स्वयं से किए गए वादे से चुकाने की कला नहीं है? चू जिन की भौहें फड़क उठीं और उसने तुरंत जी को बाहर कर दिया। यह एक नया कौशल था जो उसने अनजाने में अर्जित किया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह महत्वपूर्ण क्षणों में बहुत उपयोगी होगा। जी, सर्वोच्च प्राणी को अन्याय महसूस होता है, लेकिन सर्वोच्च प्राणी कुछ नहीं कहता। जबकि वह अभी भी थोड़ा स्तब्ध थी, मोजिक्सुआन फिर से उसकी ओर झुक गया। उसके बालों का ठंडा स्पर्श उसकी ठुड्डी से टकराया और चू जिन की सांसें थोड़ी अधिक अनियमित हो गईं। ये गुदगुदी और सुन्न करने वाला था, मानो कोई पंख उसके हृदय की गहराइयों पर धीरे से फिर रहा हो। यदि वह नीचे देखती तो वह उसके सुंदर जबड़े और उसके चेहरे की चिकनी आकृति देख सकती थी। उसकी श्वसन क्रिया अव्यवस्थित हो गई। वातावरण कुछ रहस्यमय सा हो गया। खटखट। जैसे ही सीट बेल्ट बंद होने की आवाज आई, मोजिक्सुआन मुड़ा और अपनी सीट पर वापस आ गया। चू जिन ने राहत की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वह तो बस उसकी सीट बेल्ट बांध रहा था। मिस्टर मो, चू जिन ने अपना सिर घुमाया और पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आदमी का ध्यान सड़क पर था। उसका जवाब संक्षिप्त था, खाने के लिए। को खाने के? वह उसे विशेष रूप से भोजन के लिए बाहर ले जाने के लिए उसे ढूंढने आया था। खैर, चूंकि इस आदमी ने उसे 2 बार बचाया था, इसलिए उसे भोजन के लिए आमंत्रित करना ही उचित था। वे दोस्त थे, है ना? नहीं, शायद वे दोस्तों से भी अधिक करीब थे, क्योंकि उनके बीच जीवन रक्षक बंधन था। कार का एयर कंडीशनिंग पूरी तरह चालू था और गुजेंग की मधुर ध्वनियां उसे घेरे हुए थीं। चू जिन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका इतना कलात्मक पक्ष होगा। वह वास्तव में गुजेंग संगीत सुनता था। कौन जाने कितना समय बीत गया, और फिर बुगाटी वेरॉन धीरे धीरे एक बड़े शॉपिंग मॉल के भूमिगत पार्किंग स्थल में घुस गई। मोजिक्सुआन कार से बाहर निकला और चू जिन के लिए दरवाजा खोला। उसकी नज़र में उसका शांत सोया हुआ चेहरा था। घनी लंबी पलकें उसके चेहरे पर छाया डाल रही थीं। उसकी सांस उथली थी। उसका चेहरा जैद की तरह नाजुक था। उस आदमी का कामुक लिंग अनजाने में 2 बार घूम गया। उठो, हम आ गए हैं, आदमी ने कुछ देर बाद धीरे से कहा। उसका स्वर गहरा था। ओह! ये सुनते ही चू जिन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उनकी मनमोहक आड़ू के फूल जैसी पुतलियों में स्पष्टता चमक रही थी, बिना किसी अभी अभी जागे हुए व्यक्ति की सुस्ती के संकेत के। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकल गई। अरे, तुम्हारी आवाज़ में क्या गड़बड़ है?
क्या तुम्हारे गले में खराश है? चू जिन ने लापरवाही से पूछा। मुख्यतः क्योंकि माहौल बहुत अजीब था, वह माहौल को हल्का करने के लिए कुछ कहना चाहती थी। मो जिक्सुआन ने जवाब देने से पहले हिचकिचाते हुए कहा, कुछ नहीं। चू जिन। अध्याय 138 परिवर्तन पहला अद्यतन। क्या इन दोनों में सचमुच कोई संबंध है? इस व्यक्ति की सोच सचमुच अनोखी है। मुझे लगता है कि उनकी विचार प्रक्रिया भी दूसरों से अलग है। कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए मो जिक्सुआन ने जानबूझकर चू जिन के साथ चलने के लिए अपनी गति धीमी कर दी। जब मैंने तुम्हें पहले फ़ोन किया था तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मो जिक्सुआन ने अचानक पूछा। चू जिन ने उसे खाली नज़रों से देखा। तुमने मुझे बुलाया? मो जिक्सुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। चू जिन ने सहज रूप से अपनी जेब में हाथ डाला, फिर उसे याद आया कि उसका फ़ोन पिछली बार क्लब में लिफ्ट में खो गया था और उसे अभी तक नहीं मिला था। चू जिन ने शर्म से अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मैंने कुछ दिन पहले अपना फ़ोन खो दिया था और मुझे नया खरीदने का समय नहीं मिला। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में बैठे आदमी ने अचानक एक लंबा हाथ बढ़ाया, उसे लड़की के कंधे के चारों ओर एक सहज गति से लपेटा और एक मोड़ के साथ चू जिन को अंधेरा दिखाई दिया क्योंकि उसकी सीधी नाक आदमी की मजबूत छाती से टकरा गई, जिससे वह दर्द से कराह उठी। उसी समय एक सफ़ेद सेडान तेज गति से उनके सामने से गुजरी। मो जिक्सुआन ने प्रस्थान करने वाली टेल लाइट्स को देखा। उसकी फीनिक्स आंखों में स्याही के रंग की गहराई घूम रही थी। क्या ये एक या दो बार दुर्घटनावश हुआ था या किसी ने पीछे से चीज़ों में हेरफेर किया था? क्या तुम ठीक हो? मो जिक्सुआन ने अपना संयम वापस पाया और चू जिन की ओर देखा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चू जिन ने अपनी नाक रगड़ी। कुछ लोग सचमुच ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे वे अंधे हों। तहखाने में इतनी तेज़ गाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे करते हैं? चलो चलें, मो जिक्सुआन ने कहा, अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए और मॉल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए। उससे निकलती हुई अंतहीन गर्माहट को महसूस करते हुए मो जिक्सुआन की पहले से सिकुड़ी हुई बाहें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगीं। जब से उसे पता चला कि उसने मोकिंगी को बचाया है, उसने धीरे धीरे उसके प्रति अपनी सतर्कता कम करनी शुरू कर दी। गली में उसका वह वीडियो देखने के बाद उसके स्पष्ट और सुंदर चेहरे की छवि उसके दिमाग में बार बार उभरती रही। कुछ समय बाद उसने धीरे धीरे स्वयं को उसकी ओर आकर्षित होते पाया। शायद ये तब था जब उसे पता चला कि सोंग शिकिन भी उसके बारे में उत्सुक था। उन्होंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें वह और सोंग शिकिन एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े को पकड़ने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे थे। उस समय उसके दिमाग में 4 शब्द घूम रहे थे: घबराहट, स्तब्धता। उसने पहले कभी किसी स्त्री को इतनी मानसिक शक्ति और इतनी उग्र रीति से युक्त नहीं देखा था। या शायद ये तब हुआ जब उसने उसे कैफे में किसी अन्य व्यक्ति के साथ हंसते और बातें करते देखा। उसकी मंगेतर, वह एक अजनबी आदमी के साथ बैठकर कॉफ़ी कैसे पी सकती है? यहाँ तक कि जब उनकी जांच से पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में उनका व्यापारिक साझेदार था, तब भी वह परेशान थे। उसके किसी अन्य पुरुष के साथ बैठने के बारे में सोचकर ही उसे बेचैनी महसूस होने लगी। यहाँ तक कि वह इस भावना को परिभाषित भी नहीं कर सका। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। इस समय उसे अपने पास महसूस करके उसे अप्रत्याशित रूप से आराम महसूस हुआ। उसकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। क्या वह बीमार था? अपने अपने विचारों में मग्न वे दोनों लिफ्ट पर पहुंचे, जहां लंबे लंबे मो जिक्सुआन ने सबसे पहले बटन जलाया। डिंग डोंग के साथ लिफ्ट B2 पर रुक गई और मो जिक्सुआन ने दरवाज़ा खुला रखा, चू जिन के अंदर आने का इंतजार किया और उसके पीछे अंदर चला गया। लिफ्ट के सीमित स्थान में वे चुपचाप खड़े रहे, जो विशेष रूप से अजीब नहीं था। लिफ्ट तेज थी और मात्र 10 सेकंड में वे चौथी मंजिल पर पहुंच गए। चू जिन ने इधर उधर देखा और थोड़े हैरान स्वर में पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम खाना खाने जा रहे हैं? यदि वे खाने के लिए सहमत हो गए थे, तो वह उसे जैविक ताज़ा उपज वाले सुपरमार्केट में क्यों ले जाएगा? किराने का सामान खरीद रहा हूँ, मो जिक्सुआन ने जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा और सीधे सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। वास्तव में मो जिक्सुआन ने उसे ताज़ा बाजार में ले जाने की उम्मीद नहीं की थी। मूल रूप से उसने दूसरी मंजिल के भोजन क्षेत्र में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मौके पर ही उसने अपना मन बदल दिया था। परचून का सामान खरीदो। क्या वह सचमुच चाहता था कि वह उसके लिए खाना बनाए? खाना पकाने का कौशल ऐसी चीज़ थी जो उसके पास कभी नहीं थी, न तो पिछले जन्म में और न ही इस जन्म में। क्या आप खुद खाना बनाएंगे? चू जिन ने पहल करने के इरादे से तुरंत कहा। वह संभवतः खाना पकाने की योजना तो नहीं बना रहा होगा, है न? चू जिन के मन में इस संयमित और शांत व्यक्ति को खाना पकाने की गंध से भरे रसोईघर के साथ जोड़ना कठिन था। ऐसे गौरवशाली व्यक्ति को किसी कार्यालय में बैठना चाहिए, बाजार पर अपना दबदबा बनाना चाहिए, भाग्य बदलना चाहिए और दुनिया को नीची निगाह से देखना चाहिए। मो जिक्सुआन ने एक शॉपिंग कार्ट पकड़ ली। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। घर पर एक चाची हैं। ओह! चू जिन ने सिर हिलाया और चूहे की तरह चुपचाप उसके पीछे चला गया। अध्याय 139 किराने की खरीदारी दूसरा अद्यतन। विषय से हटकर
दरअसल ये श्री मो के लिए भी पहली बार था जब वे किसी ताजे खाद्य सुपरमार्केट में गए थे और पहली बार उन्होंने स्वयं किराने का सामान खरीदा था। भोजन का समय हो गया था, लेकिन सुपरमार्केट में ज़्यादा लोग नहीं थे। आप क्या खाना पसंद करेंगे? मछली, झींगा या केकड़ा? मो जिक्सुआन समुद्री भोजन अनुभाग में खड़ा था। अपने सामने झींगा और मछली को देखते हुए उसने चू जिन की राय पूछी। चलो झींगा खाते हैं, हालांकि यह केकड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस अभी सही मौसम नहीं आया है और स्वाद निश्चित रूप से शरद ऋतु जितना अच्छा नहीं होगा। चू जिन की निगाहें झींगा और केकड़े के बीच निर्णायक रूप से टिक गईं। वह आदमी लगभग हर चीज़ चुनने से पहले उससे सलाह लेता था, इसलिए धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई। सच में ये बहुत अच्छा था। वो दोनों दोस्त जैसे थे, सुपरमार्केट में घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे और उनका मूड भी अच्छा हो गया था। इसके अलावा वे बिना किसी अजीब स्थिति के सहजता से एक दूसरे के साथ रहते थे, जैसे कि वे पुराने मित्र हों जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों। माफ़ कीजिए, मो जिक्सुआन ने अपने सामने रखे झींगे और केकड़े की ओर इशारा किया और अपने बगल में बैठे गोलमटोल चाचा से कहा, मैं दोनों ले लूँगा। चू जिन ने मो जिक्सुआन की ओर देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक दबंग सीईओ को काम करते हुए देख रही हो। ठीक है, मोटे चाचा ने हंसते हुए अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और चतुराई से झींगा और केकड़ा तैयार करना शुरू कर दिया। ये सामान खरीदने के बाद दोनों ने कुछ सब्जियां लीं और अंततः अपना बैग भरकर घर चले गए। जब वे मो जिक्सुआन के विला पर पहुंचे तब तक शाम के 7 बज चुके थे। यह अपार्टमेंट पिछली बार के अपार्टमेंट से अलग था। ये राजधानी शहर का एक प्रसिद्ध समृद्ध जिला था, जहां अचल संपत्ति सोने के वजन के बराबर थी और विला की खरीद प्रतिबंधित थी। पैसे होने के बावजूद भी इसे खरीदना मुश्किल था। दरवाजा एक मध्यम आयु वर्ग की मोटी महिला ने खोला, जो गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा दयालु और परोपकारी था। सर, आप वापस आ गए। मो जिक्सुआन ने उसकी ओर थोड़ा सिर हिलाया। चाची झांग। चाची झांग ने जल्दी से मो जिक्सुआन से बैग ले लिए और उनका स्वागत करते हुए कहा, आप काफ़ी समय से यहाँ नहीं आए हैं, श्रीमान। आज रात के खाने में आप क्या खाएंगे? मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। मो जिक्सुआन ने अपनी टाई ढीली की और प्रवेश द्वार के पास कोट रैक पर टांगने के लिए अपना सूट जैकेट उतारते हुए कहा, खुद को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है चाची झांग, बस ये सब्जियां पका लो जो मैंने खरीदी हैं। आपको मीठी पसंद है या तीखी? पहला भाग आंटी झांग के लिए था और दूसरा उन्होंने चू जिन को संबोधित किया। मसालेदार प्लीज़। एक स्पष्ट मधुर महिला आवाज़ हवा में गूंज उठी। तभी चाची झांग ने विला में एक अपरिचित उपस्थिति को नोटिस किया। इतने सालों से यहाँ काम करने के बाद उसने पहली बार उस सज्जन को किसी महिला को घर लाते देखा था। वह उत्साहित और रोमांचित दोनों महसूस कर रही थी। चू जिन की ओर देखते हुए उसने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। ठीक है, यह मसालेदार है। मेरा गृहनगर दक्षिणी हुनान में है। मैं हुनान व्यंजनों में सबसे अच्छी हूँ। मैं इसे अभी तैयार करती हूँ। चू जिन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद चाची झांग। बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, चाची झांग ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। ये कहकर वह बैग लेकर रसोई में चली गई। सज्जन को आखिरकार रोशनी दिख गई थी। हालांकि यह युवती जवान दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा आकर्षक था। न केवल उसके चेहरे के नैन नक्श स्पष्ट और विशिष्ट थे तथा उसकी आंखें मानो रंगी हुई थीं, बल्कि उसका आचरण भी उत्कृष्ट था और वह अच्छी तरह शिक्षित थी। वह स्पष्टतः एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। उस सज्जन के बगल में खड़े होकर वे सचमुच एक अच्छी जोड़ी लग रहे थे। मो जिक्सुआन चू जिन को लिविंग रूम में ले गया। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तुम क्या पीना चाहोगे? ताज़ा निचोड़ा हुआ जूस या दूध? चू जिन नर्म चमड़े के सोफे पर पीछे झुक गया और औपचारिकताओं की परवाह न करते हुए सीधे कहा, जूस कृपया। धन्यवाद। दीवार पर लगे क्रिस्टल क्लियर टेलीविजन पर एक सार्वजनिक सेवा समाचार चल रहा था। चू जिन की नज़र तुरंत उस ओर गई। ये गरीब पहाड़ी इलाकों में पीछे छूट गए बच्चों की कहानी थी। धनी और सुविधा संपन्न परिवार में जन्म लेने के कारण उसे पहली बार पता चला कि हुआ राष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में इतने गरीब और दयनीय स्थान हैं। यहाँ तक कि दिन में 3 बार भोजन करना भी एक विलासिता बन गई थी। बच्चों की आंखों में पवित्रता और ज्ञान के प्रति उत्सुकता देखकर वह बहुत प्रभावित हुई। अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ उलट पुलट हो गया हो, सभी प्रकार की भावनाओं का मिश्रण। अपने पिछले जीवन में उसने अपना पूरा दिल शेन लिंगटियन को समर्पित कर दिया था, कभी भी बाहरी बदलती दुनिया पर ध्यान नहीं दिया। ये पता चला कि कुछ लोगों के लिए ये दुनिया स्वर्ग थी, जबकि अन्य लोगों के लिए यह नरक थी। खबर ज्यादा लंबी नहीं थी, बस कुछ ही मिनटों की। अंत तक बैंक खातों के कई नंबर उसके दिमाग में गहराई से बैठ गए। जैसे जैसे स्क्रीन बदली, यह एक हल्के फुल्के और हास्यपूर्ण विविध शो में बदल गया। टीवी पर लोग चमकीले कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही आकर्षक दिख रहे थे, जो कि अभी दिखाए गए दृश्यों से बिल्कुल विपरीत था। तभी एक व्यक्ति उसके सामने आकर रुका। उस आदमी ने उसे संतरे का जूस दिया और उसकी आंखों में नमी देखकर पूछा, क्या बात है?
चू जिन ने संतरे का जूस लिया और उसके होठों पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। बोलते समय उसने अपनी आंखें रगड़ने के लिए हाथ उठाया, जिससे पता चला कि वह सचमुच बहुत थकी हुई थी। मो जिक्सुआन ने अपने बालों को बिखराने की इच्छा को दबाते हुए एक हल्की आह भरी। मुझे कुछ काम है और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी। तुम यहाँ टीवी देख सकती हो और अगर तुम बोर हो जाओ तो अध्ययन कक्ष में एक कंप्यूटर है। मैं अभी आती हूँ। चू जिन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। ठीक है, आगे बढ़ो, मेरी चिंता मत करो। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, मो जिक्सुआन रुक गया, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो। पीछे मुड़ा, अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और चू जिन के हाथ में रख दिया। कोई पासवर्ड नहीं है, जो भी गेम आपको पसंद हो उसे डाउनलोड करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। ये कहने के बाद उसने चू जिन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की और जाने के लिए मुड़ गया। चू जिन ने अपने हाथ में काले मोबाइल फ़ोन को देखा, जो अभी भी छूने पर थोड़ा ठंडा था, और क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। क्या किसी अन्य व्यक्ति को फ़ोन जैसी निजी वस्तु का इतनी सहजता से उपयोग करने देना वास्तव में उचित है? तभी बाहर से दरवाजे की घंटी बजी। चाची झांग, जो खाना पकाने में व्यस्त थीं, दरवाजे का जवाब देने के लिए अपना स्पैटुला नीचे रखने वाली थीं, लेकिन चू जिन ने उन्हें रोक दिया। चाची झांग, मुझे जाने दीजिए। आप व्यस्त हैं। चाची झांग ने अपना स्पैटुला नीचे रख दिया। मुझे जाना चाहिए, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको दरवाज़ा खोलने के लिए कैसे परेशान कर सकते हैं? चू जिन ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। तुम अपने खाना पकाने पर ध्यान दो, वरना अगर पकवान जल गया तो मुझे बुरी समीक्षा लिखनी पड़ सकती है। उसकी जिद देखकर चाची झांग ने और जोर नहीं दिया। ठीक है, हम तुम्हें परेशान करेंगे। चाची झांग वास्तव में चू जिन को घर की भावी महिला मानती थी, इसलिए जब वह उनसे बात करती थी तो विनम्र भाषा का प्रयोग करती थीं। चू जिन दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक असंतुष्ट आवाज़ आई, माँ, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। जैसे ही युवती ने ऊपर देखा, उसके शब्द अचानक रुक गए और उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। तुम कौन हो? युवती की आवाज़ में घबराहट थी। क्या वह विला के लिए रखी गई कोई नई नौकरानी हो सकती है? अध्याय 140, कोई संस्कृति नहीं, पहला अद्यतन। चू जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले अंदर आओ। युवती ने उसे जल्दी से ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपना बैग और कोट उतार कर चू जिन के हाथों में थमा दिया। फिर उसने अपनी थोड़ी उठाए और नाक ऊपर उठाकर घर में चली गई, मानो वह विला की मालकिन हो। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसने चू जिन को विला का नौकर समझ लिया था। चू जिन नाराज नहीं हुई, उसने सहजता से सामान को प्रवेश द्वार पर रैक पर रख दिया। आखिरकार, ये तो बस उंगली उठाने की बात थी, उसके स्तर तक गिरने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही चू जिन बैठक कक्ष में बैठने वाला था, युवती फिर बोली, जाओ, मेरे लिए कुछ पानी ले आओ और उसमें थोड़ी बर्फ डालना याद रखना। मैं लंबे दिन के बाद प्यास से मर रही हूँ। चू जिन ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, थोड़ा सिर हिलाया, ठीक है, बस एक मिनट। आखिरकार वह एक मेहमान थी, उसे नाराज करने का कोई मतलब नहीं था। लिविंग रूम विशाल और खुला था और चू जिन की नज़र बार में रखे पेय पदार्थों पर पड़ी। उसने एक साफ गिलास लिया, उस युवती के लिए संतरे का जूस भरा और उसे दे दिया। चू जिन की आज्ञाकारिता देखकर युवती को और भी यकीन हो गया कि चू जिन ही नई नौकरानी है। अंदर ही अंदर वह चू जिन को और भी अधिक नीची नज़र से देखने से खुद को नहीं रोक सकी। इतनी खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा? आखिरकार, जवान होने के बावजूद उसे दूसरों की गुलामी करनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है कि उसने शायद जूनियर हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया है। निश्चित रूप से वह कोई गरीब ग्रामीण लड़की होगी जिसने दुनिया नहीं देखी है। ऐसे विचारों से उसे तुरंत ही श्रेष्ठता का एहसास हुआ। इसके अलावा, वह हमेशा उन लड़कियों के प्रति एक अजीब सी दुश्मनी महसूस करती थी जो उससे अधिक सुंदर होती थीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कोई चीज़ छीन ली हो जो उसकी होनी चाहिए थी। उसी समय युवती का फ़ोन बज उठा और उसने तुरंत फ़ोन उठाया। मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया, लेकिन महिला ने तुरंत शिकायत की, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारा स्कूल कितना अजीब है। ये लगभग अंतिम वर्ष है और कार्यक्रम अभी भी इतना व्यस्त है। काश मैंने कभी सी यूनिवर्सिटी नहीं चुनी होती। और वहाँ दैनिक क्लब गतिविधियाँ, मिक्सेस और अन्य चीज़ें हैं। युवती ने शिकायत करते हुए अपनी आंख के कोने से चू जिन की ओर देखा। चू जिन सोफे पर बैठी थी, टेलीविजन शो में तल्लीन, महिला की बातों से अनजान। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये देखकर कि चू जिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, युवती ने अपनी आवाज़ ऊंची की, हमारे काउंसलर भी ऐसे ही हैं। मुझे बताओ, अब जब जूनियर वर्ष आ गया है तो इन सब का क्या मतलब है? मुझे सी यूनिवर्सिटी चुनने का पछतावा है। उसने जानबूझकर सी यूनिवर्सिटी पर जोर देते हुए चू जिन की प्रतिक्रिया पर नज़र रखी, और उनकी बातचीत सी यूनिवर्सिटी के उल्लेख से भरी हुई थी। दुर्भाग्य से चू जिन के चेहरे पर अभी भी वह भाव नहीं दिखा जो युवती देखना चाहती थी। क्या यह अजीब नहीं है? क्या उसे सी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता?
सी यूनिवर्सिटी राजधानी शहर में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह इसके बारे में न जानती हो। उसके जैसे लोगों को, जिन्होंने बमुश्किल कुछ ही वर्ष की स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, मुझ जैसे व्यक्ति से ईर्ष्या करनी चाहिए, जो सी यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय का छात्र है। आखिर वह थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाती? हम दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन मैं एक उज्ज्वल भविष्य वाली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। और वह बस एक दयनीय अभागी, जिसे जीवन भर गुलामी में रहना पड़ा। युवती ने आगे कहा, दरअसल हमारी पीढ़ी के लिए पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। जिनके पास शिक्षा नहीं है, वे बस दुम दबाकर दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। उन्हें न सिर्फ दूसरों का मुंह देखना पड़ता है, बल्कि वे जिंदगी भर कुछ भी नहीं रहते। उसने अपनी आवाज़ कुछ डेसिबल और ऊंची कर दी। पर्पल थंडर स्पेस की जी ने सोच विचार कर आंखें सिकोड़ लीं। जिन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इंसान के शब्द जानबूझकर तुम्हारे लिए हैं? क्या तुम्हें कुछ प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? चू जिन, जो एक लोकप्रिय टीवी श्रृंखला देख रहे थे, ने उदासीनता से जवाब दिया। आह! उसने क्या कहा? जी, वह आपकी अशिक्षितता का मजाक उड़ा रही है और आपको जीवन भर महत्वहीन रहने के लिए मजबूर कर रही है। चू जिन, हे, कितना ठंडा मजाक है। दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक करते रहें ताकि हम अगला भाग फटाफट ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।